और नसीम जी, काम कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। जी, चलिए। कितना दिन और लगेगा सर? जल्दी में ही अब चालू करवा रहे हैं आपका। बहुत जल्दी ही चालू करवा रहे हैं आपका। ठीक है ना। मैं आप इनफैक्ट विजिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वहां पे, जो मैं बता रहा था आपको कुमारडुबी में। तो सर मैंने उनको आपको बोले थे एड्रेस एड्रेस वगैरह भेज दीजिएगा और मैं सारा फोन चीज। नंबर दे देता हूँ आपको, आप उनका फोन नंबर ले लीजिए। ठीक है ना। और उनके से संपर्क। जितेंद्र जी, आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। सुनील जी, आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा और माइक ऑन करके फिर अपना सेशन में ज्वाइन कीजिए। विपुल जी नमस्कार। आप अपना कैमरा अपना ये कीजिए। कैसे हो सर? नमस्कार। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया आपने? हैं? अब चालू है, क्या कर रहे? अच्छा। हाँ, दाढ़ी और वाड़ी कैसे हो पूरा। सर? आप अपना बताइए, कैसा है? लॉकडाउन वॉकडाउन खत्म हुआ? लॉकडाउन अभी खत्म तो नहीं बोल सकते, पर अभी कम है पहले से। मतलब थोड़ा थोड़ा कॉलेजेस वगैरह चालू हो रहे हैं इसमें। कॉलेज चालू हो रहा है? कॉलेज चालू हो गया, नर्सिंग जो मेडिकल फैकल्टी है ना, वो स्टार्ट हो गया है यहाँ पे हमारे कैंपस में। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो इसी के कारण लॉकडाउन में पूरा दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ा लिया। हाँ, दाढ़ी बढ़ा दिया ना, अभी क्या कर बढ़िया है। और सर जी? आपका तो फिलहाल ऐसा है ना, जैसे जब से चालू हुआ तब से मतलब ये लॉकडाउन ने परेशान करके रखा हुआ है एक साल से। एग्जैक्टली जैसा हमारा स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट मंथ ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। अच्छा। बीच में रिकवर कर रहा था। मैंने देखा कि आपने नया, अच्छा उसमें नया में शिफ्ट कर लिया था आपने। हाँ, और किया ना, आपने देखा ना फोटो? हाँ हाँ, नया में शिफ्ट कर गए थे। और हाँ हाँ ट्रांजेक्शन के ऊपर आने चालू हो गए थे, फिर अचानक हाँ हाँ। मतलब हाँ मतलब। तो कहाँ अभी, घर पे है अपने कि शॉप में? हाँ, शॉप में ही हो। शॉप में ही है। आपको दिखाओ क्या? हाँ दिखाइए जरा। बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गया, बहुत अच्छा हो गया था। हम्म। ये पूरा पूरा वो एसबीआई का पूरा सेटअप ही आपका अपने अच्छी तरह से सेटअप हो गया पूरा। जैसे ही अगर मेरे को तो लगता है ना, लॉकडाउन अगर खत्म होगा तो उसका हम लोगों को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बहुत अच्छा चलने वाला है सर, कोई इशू ही हाँ। नहीं, इसमें डाउट ही नहीं कोई भी। लॉकडाउन वहाँ खत्म पे हो मेरा जाएगा। एटीएम भी है, यहाँ पे एसबीआई सेंटर भी है अपना, ग्राहक सेवा केंद्र। अच्छा, ग्राहक सेवा केंद्र एसबीआई का लिया हुआ है क्या? पहले का था कि अभी हाँ, मेरे लिया? पास है, एसबीआई का है मेरा यहाँ पे सेंटर। तो अभी अभी हाल फिलहाल में चालू किया कि पहले से ही था? पहले से ही सर। पहले से ही अपना। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया। चलिए, आप लोग सब लोग जो भी मतलब इनफैक्ट कुछ भी अगर बताएं मेरे को। विपुल जी, बीच में आपका एक दो बार कॉल भी आया, मैंने आपको फोन लगाने की भी कोशिश की, बात नहीं हो पा रही थी। तो इनफैक्ट बताइए, अगर कुछ अगर आप पूछना चाह रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज की जानकारी लेना चाह रहे हो, कोई भी चीज के बारे में, ठीक है ना, पूछ सकते हैं नसीम जी। सब हाँ नहीं, अभी बताइए। मैं आपको बताता हूँ। हम्म। बाकी कोई भी अड़चन नहीं है, सिर्फ जब कार्ड एंटर करने के बाद ये जो टच का थोड़ा इशू है। मतलब इजी फर्स्ट टच में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कभी कभी प्रेस करता है कस्टमर, कभी ये करता है। तो वो क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा होता है। स्क्रीन उतना टच, एक ही इशू है। बस केवल टच का इशू है ना? तो मैं, हाँ, फर्स्ट टच का इशू है, मतलब टच को इशू है। तो मैं चाह रहा था कि अगर साइड में बटन्स उसको मिल जाए हमको तो एक्टिवेट बढ़िया कर हो ले। जाए। वो साइड बटन अगर एक्टिवेट हो जाता है ज्यादा बेटर होता है। क्या सर? नहीं, अपलोड इशू, वो साइड बटन का रिलेटेड इश्यूज कई जगह मेरे से हमको सुनने को मिला है। ठीक है ना, कई लोगों ने बताया है अच्छा। मेरे को। ठीक है। हाँ कि हाँ साइड बटन, हाँ साइड बटन में थोड़ा सा आदमी कंफर्टेबल महसूस करता है। और हाँ इनफैक्ट हाँ अगर ये टच नहीं भी काम करे तो साइड बटन यूज कर लेते हैं। हाँ। यस यस। इजी हो जाता है, काफी लोगों को काम करने में आसान हो जाता है। ठीक है। हाँ हाँ। चलिए, वो तो मैं देखता हूँ। ठीक है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उतना ही टच का। हाँ, होता क्या है ना, इनफैक्ट जो जो हम लोग का मान लीजिए, पहले ये जब चालू हुआ सीआरएम में, तो हम लोगों ने भी जैसे कंपनी का फीडबैक जो जाता है हम लोगों का ना,
तो हम लोगों ने ये फीडबैक दिया है कि इससे हम लोगों को काफी ज्यादा मतलब इनफैक्ट टच एक्टिवेटेड नहीं होने के कारण काफी नुकसान जाता है, ठीक है, खासकर हाँ। ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। शहरी इलाकों में थोड़ा सा लोग ये है कि कैसे टच स्क्रीन को यूज करना है हाँ पता तो yes, वो yes. यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण Exactly. जो थोड़ा सा हाँ हाँ वही वहां पे लोगों को दिक्कत आती है। ये चीजें हम लोगों ने भी हाईलाइट किया है। yes. और बाकी मशीन्स की फंक्शनिंग में और कैसा काम कर रहा है, मतलब और किसी तरह से कोई परेशानी? कोई भी तकलीफ नहीं बाकी सब चीज ठीक ठाक है ना? 100% परफेक्ट 100% परफेक्ट है। 100%। चलिए, तो आप अभी आपका आईसीआईसीआई में पैसे ले रहे हैं कि कैसे ले रहे हैं, या आईसीआईसीआई? अच्छा, तो आईसीआईसीआई में तो कोई परेशानी नहीं आती होगी आपको? नहीं कोई तकलीफ नहीं, सब परफेक्ट है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको तो बैंक स्टेटमेंट भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी? नहीं, नो टेंशन सर। बस एक चीज इतनी हाईलाइट कीजिए आप, वो जो टच का है ना, वो उसको मेन फोकस कीजिए बस। क्योंकि मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी नहीं होता है ना, तो कस्टमर रिटर्न भी जाता है एक्चुअली। तो मैंने क्या करके रखा है, देखो सीसीटीवी यहाँ पे मुझे शो होता है एटीएम में क्या चल रहा है। तो कभी किसी को परेशानी हुई तो मैं यहाँ से उसको हैंडल करता हूँ जाके, ऐसा है। अच्छा, टच स्क्रीन में मतलब बेसिकली, अच्छा एक काम हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप एक मिनट अपने मशीन में जाएं। एक मिनट और बताइए। नीचे का शटर खोलिए जरा। अच्छा खोलना है, एक मिनट। ये 2 मिनट थांबते ना रे। एडमिनिस्ट्रेशन दबाइए। हाँ, नीचे इस तरफ इस साइड में कीजिए। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, हाँ उस तरफ कीजिए। नहीं, हाँ थोड़ा सा और उस तरफ। नहीं नहीं, ठीक है, उस किनारे में। हाँ नहीं, हाँ एक्सट्रीम, हाँ लेफ्ट की तरफ, हाँ ये नीचे आइए। प्रोग्राम वर्जन कीजिए, प्रोग्राम वर्जन क्लिक कीजिए। हाँ, अच्छा ये देखिए प्रोग्राम वर्जन में क्या है आपका। इसका फोटो खींच के मेरे को भेजिए जरा। इसका फोटो खींच के मेरे को भेजिए, ठीक है। मैं इसका व्हाट्सएप में फोटो भेजता हूँ आपको। हाँ, व्हाट्सएप में मेरे को फोटो भेजिए, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि क्या पता उसको ये करने में कुछ हद तक। मोहित जी, सुनील जी, हरिशंकर जी, आप लोग अपना वीडियो ऑन करके, माइक ऑन करके, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हिटाची एटीएम लगाने के विषय में, या अगर आप लोग लगा रहे हैं और अगर आपको किसी ऑपरेशनल इश्यूज हैं, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके अपने आप को वीडियो भी ये कीजिए कि 1-to-1 डिस्कशन भी हो सके, हम लोग आपस में डिस्कशन कर सके, या जो भी कुछ समझना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप लोग मुझसे ये कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। नसीम जी, आप कुछ और समझना चाहेंगे तो बताएं मेरे को। बेसिकली आप तो इस व्यवसाय में काफी हद तक काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। और देवनाथ जी, आप देवनाथ जी, आप अपना वीडियो भी अगर ऑन कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कीजिए। हाँ बताइए नसीम जी, कुछ बोलना चाह रहे तो बताइए मेरे को। सर बोल रहे थे जैसे कि डिपॉजिट करना है इसमें सीआरएम मशीन में, तो इसके लिए एक तो कैनरा का है एटीएम कार्ड है, ठीक है, उससे कर सकते हैं। और दूसरा आप बता रहे थे कि यूनियन बैंक का है ना, वो अकाउंट खुलाने के लिए, उससे भी हो जाएगा। लेकिन उसमें जो ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, मान लिया डेली 4, 5, 6, 7, 10 भी हो सकता है, तो उस स्थिति में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मैं पहले बात बताता हूँ। देखिए, जो बेसिकली जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, ठीक है, तो आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपका ब्लैंक एंट्री खड़ी नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक एंट्री खड़ी नहीं होनी चाहिए मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप सीएमएस का कलेक्शन सेंटर यूज कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पास पैसे आएंगे, है ना। सपोज आपके पास कैश कलेक्शन आया
अब आप क्या करते हैं, उस पैसे को अपने एटीएम में डाला, ठीक है, आपने अपने चाहे आपका अपना फर्म है या किसके माध्यम से उसको पैसे को एटीएम में डाला, और वो पैसे को आपने फिर एटीएम में डालने के बाद आपने क्या किया, आपने अपना जो कैश आपके बैंक में आया उससे फिर आप अपने उस बैंक को अपने सीएमएस के साथ या फिनो के साथ टैग करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, फिनो के साथ टैग करके रखा हुआ है, तो वो पैसे आप दोबारा फिर अपने वैलेट लोड ले लेते हैं उससे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। देखिए प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उस कंडीशन में दिक्कत आएगी। ब्लैंक एंट्री जहां खड़ी रहेगी वहां आपको दिक्कत आएगी। अगर आपकी ब्लैंक एंट्री खड़ी नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा आपको ये मान लीजिए आप जितना भी अमाउंट करें, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं, ठीक है, सपोज एक आदमी आया 50,000 रुपए लेके, बोला मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, आपने पैसे उठा के एटीएम में डाले, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए, उस पैसे को आपने अपने वैलेट में लोड ले लिया। तो मतलब आपने जो एटीएम में कैश डाला, ठीक है, और फिर आपने अपना वैलेट लोड ले लिया, तो पूरा ट्रांजेक्शन, और फिर उस पैसे को किसी को ट्रांसफर किया, तो वो ट्रांजेक्शन पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर क्या होता है, मान लीजिए आप गूगल पे से इस चीज को करते हैं, अगर इसी ट्रांजेक्शन को आप गूगल पे से करने की चेष्टा करेंगे तो वहां वो ट्रांजेक्शन ब्लैंक एंट्री खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप एक लीगलाइज प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं किसी को पैसे ट्रांसफर करने का। लेकिन अगर मनी ट्रांसफर के पोर्टल को यूज कर रहे हैं, तो मनी ट्रांसफर जो कर रहे हैं तो वो आपका लीगलाइज प्लेटफॉर्म है आपको किसी को पैसे भेजने का, जहां पे आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं, बाकायदा आपके पास पूरा जिसको पैसे जा रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स है, उसका पूरा शीट है। लेकिन गूगल पे जो यूज करते हैं, तो गूगल पे का भी दो फॉर्मेट होता है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट को यूज कर रहे हैं किसी को पैसे ट्रांसफर करने का, तो वो गलत तरीका हो गया। लोग सोचते हैं कि मेरे को 2 रुपए बच जाएंगे, मैं गूगल पे से ही ट्रांसफर मार देता हूं। नहीं करना चाहिए, वहां वो लोग फंस सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपका मान लीजिए मतलब जो सोर्स जो आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट अ लीगल मर्चेंट प्लेटफॉर्म, वो इंडिविजुअली आप किसी को पैसे ट्रांसफर कीजिए। अच्छा, इसमें आदमी परेशानी में भी फंस सकता है। परेशानी में क्यों फंस सकता है? आप जिस आदमी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप बैंक को ये बता रहे हैं कि वो मेरा नोन आदमी है, चाहे आपके उसके साथ बिजनेस रिलेशन है, चाहे आपके उसके पर्सनल रिलेशन है, ठीक है। तो आप ये साबित कर रहे हैं कि उसके साथ मेरा कोई रिलेशन है। अगर वो आदमी कल के डेट में किसी गलत गतिविधि में पाया गया, तो आपका रिलेशन उसके साथ स्थापित हो जाता है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से, पर्सनल बैंक अकाउंट से उसको पैसे ट्रांसफर किए, अगर आपने मनी ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर किया है और वो कहीं पकड़ा जाता है, तो उसमें आपकी गलत भूमिका तय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप भाई एक इंडिविजुअल कस्टमर आया, मेरे को पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला, मैंने ट्रांसफर कर दिया, मैं नहीं जानता वो आदमी कौन है, वो किस तरह की गतिविधियों में शामिल है। लेकिन आप अगर उसको अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट से ट्रांसफर करने का मतलब कि आप उसके वेयर अबाउट्स के बारे में जान रहे हैं, आप उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, तभी आप किसी को पर्सनल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आदमी ये लोग जो कई लोग जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, या सोचते हैं कि मनी ट्रांसफर में तो उनको पैसे लग जाएंगे, 12 रुपए मान लीजिए 5,000 ट्रांसफर करने में, या 15 रुपए या 20 रुपए लगते हैं मनी ट्रांसफर करने में, ठीक है। तो उस पैसे को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने गूगल पे यूज करते हैं, जो कि या पर्सनल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं। नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, वो गलत गतिविधि। बट आप जैसे सीआरएम के माध्यम से पूरा जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो पूरा लीगलाइज फॉर्मेट है, वो पूरा का पूरा लीगलाइज फॉर्मेट है, ठीक है। आपके पास कैश आया, उस कैश को आपने सीआरएम मशीन में डाला, आपके बैंक में पैसे आए, उस बैंक से आपने फिनो का वैलेट लोड ले लिया, और उसको फिर सीएमएस, वो पैसे कट के सीएमएस कंपनी के पास चले गए। तो वहां पे पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट दिखा रहा है कि सीएमएस वाले ने आपको कैश दिया, ठीक है। सीएमएस वाले ने, सुनील जी नमस्कार, सीएमएस कंपनी ने आपको कैश दिया। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, आपका, हाँ आवाज आ रही है आपकी आवाज? हाँ जी, हाँ। तो वहां पे सीएमएस कंपनी ने आपको कैश दिया है ना, और उसको आपने एटीएम में डाला, फिर उससे अपना वैलेट लोड ले लिया, और वो पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह से प्रॉब्लम्स में नहीं आ पाएंगे। सुनील जी बताएं, अपने बारे में बताएं, और कुछ अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो बताइए मुझे। सर मैं राजस्थान के अजमेर जिले से हूँ जी। तो इटाची एटीएम लगाने के बारे में सोच रहा हूँ, अभी तक लगाया नहीं है।
चलिए बढ़िया। अभी अभी क्या करते हैं? राजस्थान में अपनी सर्विस अवेलेबल है क्या? हाँ बिल्कुल, तो राजस्थान में मेरे एटीएम चल रहे हैं। राजस्थान में मेरे ब्यावर में मेरा एटीएम है, मतलब अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ब्यावर में ब्यावर मेरे। से किस जगह है सर? मैं प्रॉपर ब्यावर से ही हूँ वैसे। आप प्रॉपर ब्यावर से ही है? ब्यावर में गोपाल बरवानी हमारे चला रहे हैं वहाँ पे। किस जगह सर? उनका एड्रेस वगैरह मिल सकता है? हाँ हाँ, गोपाल जी का आप नंबर नोट कर सकते हैं। और फिर अपना मेरा जवाजा में भी चल रहा है। जवाजा में तो काफी दिनों गोपाल से जी। चल रहा है दिलीप जी। गोपाल जी भी काफी दिनों से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। इनका वो कौन सा फाटक करके कोई दरवाजा, कौन सा ये है आपका कोई दरवाजा, ये कुछ है। ठीक हाँ, है वो नाइन। फाटक है क्या? हाँ हाँ, फाटक जो है वहाँ पे। वो उनकी ट्रेवल 9462409080। 9462409080। 9080। जीरो। ठीक है। और फिर दिलीप भी है जवाजा में, वो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी हैं। दिलीप जी जवान। हाँ, दिलीप जी बहुत दिनों से चला रहे हैं। फिर आपके जवाजा सर्वेश। ब्लॉक ही लगता है सर, मेरे भी जवाजा ब्लॉक में ही हूँ मैं। हाँ, तो फिर आप जवाजा ब्लॉक में ही है। जी अच्छा, सर। फिर वहां पे अभी अब हमारे लक्ष्मी जी ने एक पेट्रोल पंप है वहां पे, उसमें उन्होंने भी चालू किया अपना। लक्ष्मी पेट्रोल पंप। हाँ, वो ये इसका पेट्रोल पंप था शायद, एसआर का पेट्रोल पंप है। एच SR का। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे लक्ष्मी जी है, उनका भी चालू हुआ, अच्छा दिन हो गया। हाँ सर, उसका ध्यान नहीं है मेरे को। हाँ, लक्ष्मी नारायण ब्यावर में ही हो गया। उनके नंबर्स भी नोट कर सकते हैं आप, 9928740002। 99 28 28 74 74 0002। 000। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण है, इनका पेट्रोल पंप है, इन्होंने भी लगाया हुआ है। ठीक है। तो ब्यावर में है, फिर सवाई माधोपुर में है हमारा, फिर नहीं सर, उधर। मेनली ब्यावर में देखना था मेरे को। हाँ चलिए, ब्यावर, आप ब्यावर से ही हैं तो बढ़िया। अभी क्या किस व्यवसाय में हैं आप सुनील जी? नहीं सर, अभी तो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, फिलहाल तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात भाई, नेक्स्ट आपको शुभकामनाएं दो अपने तीन एग्जाम महीने के में लिए। प्लान है सर अपना। चलिए बहुत अच्छा लगा। चलिए, बेसिकली थोड़ा सा मैं हल्का ब्रीफ भी आप लोगों को दे दूं हिटैची के बिजनेस के बारे में। देखिए है क्या ना, इनफैक्ट एटीएम बिजनेस में आपको पता है, WL एटीएम के बारे में आप लोग अगर जानते हो, व्हाइट लेवल एटीएम, जिसमें अदर देन बैंक जिनको लाइसेंस दिया गया है एटीएम लगाने के लिए, उनको हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या था कि पहले जब हम लोगों का बैंक मॉडल के एटीएम जब लग रहे थे, तो उसमें उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। कारण मान लीजिए सपोज अगर छोटे से छोटी चीजें भी करनी होती है, कई बार क्या होता है कि एटीएम में मान लीजिए हैंग कर गया या किसी तरह की छोटी सी परेशानी आ गई, तो अब उसके लिए इंजीनियर जाते हैं, 2 दिन 3 दिन, मतलब एटीएम डिस्टर्ब रहता है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो WL एटीएम्स में वो फ्रेंचाइजी ओरिएंटेड आपका एटीएम रहता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है वो, हाँ हाँ, चलिए। एक सर, एटीएम बिजनेस के अंदर कौन सा बैंक प्रेफर करना चाहिए कैश के लिए? आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करा। आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। इतनी देर म्यूट कर रखा था आप। म्यूट थे ना हम लोग। अच्छा नहीं, मैंने हाँ, तो मैं अभी जैसे बता रहा था आप लोगों को कि जैसे आप लोग, मैंने व्हाइट लेवल के बारे में जस्ट एक ब्रीफ दिया आप लोगों को कि फायदा क्या होता है कि व्हाइट लेवल एटीएम में एक आदमी हमारा फ्रेंचाइजी वहां पे अवेलेबल होता है ना, जो छोटी मोटी अगर कुछ समस्याएं हैं तो रिमोट सपोर्ट लेके इंजीनियर से वो इस चीजों को सॉल्व कर सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि आपका जो, एक मिनट, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि जब वहां पे फ्रेंचाइजी अवेलेबल होता है, फ्रेंचाइजी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, ठीक है, आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर दो। सुनील जी, आप भी अपना माइक म्यूट कर दें। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो फ्रेंचाइजी ओन्ड एटीएम है, तो वहां पे जब फ्रेंचाइजी अवेलेबल होता है तो जो छोटी मोटी समस्याओं का समाधान जो है वो फ्रेंचाइजी अपने लेवल पे रिमोट सपोर्ट लेके रिजॉल्व कर देता है, तो उससे एटीएम का अप टाइम बढ़ जाता है। दूसरी चीजें क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, जब फ्रेंचाइजी वहां पे अवेलेबल है तो वो कोई भी अगर एटीएम में किसी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो उसको चेक कर सकता है, इसको ये कर सकता है या उस पर नजर रख सकता है। ठीक है। अच्छा, जब एटीएम में कैश जो की लोडिंग हो रही है वो फ्रेंचाइजी के माध्यम से हो रही है, तो वो जो रिक्वायर्ड कैश है वही डालेगा, एक्सेस कैश एटीएम में नहीं पाइल्ड अप होता है। मान लीजिए आपको सपोज अगर दिन भर में अगर 4 लाख रुपए निकल रहे हैं तो आप 4 लाख रुपए का लोड कर रहे हैं, तो रात में जो कैश एटीएम में नहीं होता है तो उस कारण से आपका सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, मतलब सिक्योरिटी का रिस्क जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। नो डाउट रिस्क तो है ही, बट मिनिमाइज हो जाता है। अब सरकारी एटीएम में क्या होता है कि कैश वैन कैरी कर रही है कैश को, तो वो एक साथ 4-5 दिन का कैश कैरी करके लेके आके एटीएम में डालती है, तो वो सपोज हो सकता है कि एटीएम का अगर 4 लाख रुपए कैश है तो 4 दिन का कैश 16 लाख 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए डाल देता है। तो वो इनफैक्ट जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके नजर में भी आ जाता है ना, कि भाई एटीएम में इतना कैश है, तो वो उसमें गलत गतिविधि कर देते हैं या जिसमें फिर सिक्योरिटी गार्ड का वहां पे रखना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन फ्रेंचाइजी ओन्ड एटीएम में बिना सिक्योरिटी गार्ड के भी बहुत ही कंफर्टेबली एटीएम को चलाया जा सकता है और सक्सेसफुली चलाया जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर वो सफाई एक एम्बियंस मेंटेन करके रखते हैं। जनरली आपने देखा होगा सरकारी एटीएम्स में मान लीजिए थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं तो प्रॉपर सर्विस को नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसके कारण एटीएम्स की जो उसका जो एम्बियंस होता है, जो उसका रख रखाव है वो सही तरह से नहीं किया जा सकता, नहीं होता है। लेकिन जनरली फ्रेंचाइजी एटीएम को देखा जाता है कि वो साफ सुथरा रहता है,
उसको लोग मतलब बिल्कुल जैसे चूंकि वो अपनी प्रॉपर्टी के तौर पे लोग उसको ये करते हैं, तो उसको साफ सफाई करके रखते हैं, तो एटीएम का एम्बियंस सही रहता है। मैंने कई जगह मेरे एग्जांपल्स है जो हमारे सीरियस बिजनेसमैन हैं, जो हमारे साथ बिल्कुल एक सीरियस जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं, वो काफी अच्छा कारोबार करते हैं और इनफैक्ट अच्छा लाभ भी कमाते हैं। और आप देखें, आप अगर इस बिजनेस को किसी भी अन्य बिजनेस के साथ कंपेयर करें, है ना, मान लीजिए आप जैसे सपोज एक कपड़े की दुकान खोल के बैठते हैं या कोई भी और अदर बिजनेस करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है और उसमें जो आपका रिटर्न आता है, आपका आरओआई है बेसिकली, तो आप इस बिजनेस में आपका आरओआई है जो 3 to 4% आपके इन्वेस्टमेंट का आता है। सपोज अगर आपका 5 से 10 लाख रुपया रोटेट हो रहा है, और तो लगभग आपका जो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 3 से 4%, मतलब 10 लाख रुपया अगर घूम रहा है तो 35 से 40 हजार रुपए की कमाई होती है। कमाने वाले लड़के जो हैं हमारे यहाँ 50,000, 60,000, लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं, और सही तरीके से। हमारे एग्जांपल्स हैं, मैं उन लोगों को इनफैक्ट अभी अब मैं जो सेशंस करने जा रहा हूं ऑन मतलब ऑन डेली बेसिस, जहां पे मैं अपने जो भी हमारे सक्सेसफुल जो हिटाची फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ एक 1-to-1 इंटरव्यू करूंगा और उनके फीडबैक दूंगा कि वो कैसे सक्सेसफुली अपनी पूरी बिजनेस को करें। और वहां पे अगल बगल में एसबीआई, यूनियन, सेंट्रल बैंक ऑफ बड़ौदा के सारे एटीएम्स हैं, लेकिन लोग हमारे एटीएम्स में विजिट करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, एटीएम परसेप्शन बिल्डिंग का है। अगर एक कस्टमर को यह लगता है कि मैं यहां पे आऊंगा तो मुझे कैश मिलेगा हर परिस्थिति में, तो आदमी 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से चले आते हैं पैसे निकालने के लिए, क्योंकि एक उसके दिमाग में परसेप्शन बिल्डअप हो जाता है कि यहां पे हर परिस्थिति में पैसा मेरे को मिलेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए जो नॉन सीरियस हमारे फ्रेंचाइजी हैं, सपोज आप प्रॉपर कैश लोडिंग नहीं कर रहे हैं या टाइमली कैश लोडिंग नहीं कर रहे हैं या सैटरडे संडे के दिन कैश को प्रॉपरली अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप कस्टमर खोते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब छुट्टियां होती हैं बेसिकली हॉलीडेज में, बैंक्स में कैश अवेलेबल नहीं, बैंक एटीएम्स में कैश अवेलेबल नहीं होता है, इवन बैंक्स भी बंद होते हैं, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में अगर आप अपने एटीएम में कैश अवेलेबल रख रहे हैं तो आप अपने नए कस्टमर्स क्रिएट करते हैं। लोग क्या करते हैं, छुट्टियों में वो कैश को की प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनका एटीएम ड्राई हो जाता है, और अल्टीमेटली जो नए कस्टमर्स वो बना सकते हैं, जो कि वो सरकारी एटीएम्स में जाते हैं, वो नहीं बना पाते। आज गोपाल जी की साइट जो मैं बता रहा हूं वो अंदर में थी, फाटक में, जब मैं शुरू में काफी उनको संघर्ष करना पड़ा, और इनफैक्ट जो गोपाल जी की साइट थी वहां पे पीएनबी का बैंक था और पीएनबी का एटीएम था, तो अब उस एटीएम के साथ उनको संघर्ष करके अपना आगे बढ़ना था, लेकिन वो अपने आप को सफल कर पाए इस कारण कि वो अपने एटीएम में हमेशा कैश रखते हैं, और किसी पॉइंट ऑफ व्यू टाइम, मतलब किसी वक्त भी देखा जाए, भले ही पीएनबी के एटीएम में कैश हो या ना हो, लेकिन आप गोपाल जी के एटीएम में जाएं आपको कैश मिलेगा। वो उस चीज की व्यवस्था करके रखते हैं, चाहे उनको जहां से भी मैनेज करना हो कैश को, वो मैनेज करके अपने एटीएम्स में कैश की का फुलफिलमेंट रखते हैं। तो इस कारण से वो अंदर में रहने के बावजूद भी आज सक्सेसफुली बेसिकली पिछले 2 साल से एटीएम चला रहे हैं, और आप उनसे मिलके इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, आपके ये हैं। तो इस तरह से और भी हमारे काफी ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने अगेंस्ट द मार्केट, मतलब ऐसा नहीं था कि मार्केट बहुत अट्रैक्टिव था उनके लिए, बट उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया मार्केट में और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, अभी इनफैक्ट हिटाची के जो मॉडल्स हैं, है ना, जो उनके बारे में भी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। इससे पहले कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस भी किया, या जो अभी हम लोगों ने जो हमारे रेंटल साइट है ना, रेंटल साइट में अभी हम लोग मैं एक जस्ट ब्रीफ आइडिया भी आप लोगों को देना चाहूंगा। हम लोग के 4 ऑपरेटिंग मॉडल हैं, ठीक है, जिसमें से 2 नॉन रेंटल मॉडल का ये है और 2 आपको रेंटल मॉडल्स हैं, ठीक है। अब रेंटल मॉडल आप लोग बोलेंगे सर आप रेंटल क्यों लेते हैं? तो एक एटीएम को चलाने के लिए एक मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आप चाहे एटीएम चलाएं या ना चलाएं, वो कंपनी को एक कॉस्ट बियर करना पड़ता है। वो कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट सपोज वीसेट चल रहा है तो वीसेट की कनेक्टिविटी का कॉस्ट है। मान लीजिए हम लोगों ने मशीन दी हुई है आपको, उसके लिए एएमसी करना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो हमारा इन्वॉल्व है। यूपीएस इन्वॉल्व है, उसका एएमसी है, बैटरी है ना, पूरा सेटअप कॉस्ट जो है, प्लस हमारा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है, उसका कॉस्ट है, जो स्विच लेवल से सारे लोग हमारे लगे हुए हैं पूरा, है ना। तो वो एक एटीएम के ऊपर लगभग कंपनी का 10,000 रुपए महीने का, 10 से 12,000 रुपए का खर्चा आता है, रनिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी ने लोग जब शुरू में हम लोगों ने हमारे मॉडल्स जो थे बाजार में, वो 50,000 का मॉडल था और 12,500 रुपए का हमारा रेंटल था। तो लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन देने के लिए हम लोगों ने नॉन रेंटल मॉडल इंट्रोड्यूस किया, टोपाज मॉडल और एमराल्ड मॉडल।
टोपाज मॉडल जो केवल विड्रॉवल मशीन में केवल विड्रॉवल कर सकते हैं, उसमें डिपॉजिट ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, तो उसमें 2,29,800 का मॉडल था। उसमें आपको जो भी आपका विड्रॉवल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें ₹8.50 मिलता है, और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उसमें आपको ₹2 मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, एमरेल्ड मॉडल जो था वो बेसिकली आपका जिसमें कि डिपॉजिट और विड्रॉवल ऑप्शन दोनों अवेलेबल है, जिसको हम लोग सीआरएम मशीन बोल सकते हैं, कैश रिसाइकलर मशीन, और उसमें आपका ₹8.50 आपको विड्रॉवल का मिल रहा है, ₹2 आपका नॉन कैश का मिल रहा है, और ₹8 आपका डिपॉजिट का मिल रहा है। वो हम लोग का एमरेल्ड मॉडल। अच्छा, पहले जब कंपनी ने नॉन रेंटल मॉडल चालू किया था तो उसमें कोई किसी तरह का कोई बेंचमार्क नहीं था। बेंचमार्क मतलब क्या कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे उसका कैलकुलेशन हम लोग ₹8.50 के हिसाब से कैलकुलेट करके कंपनी देती थी। अच्छा, आप ये बोलेंगे सर फिर कंपनी उसका आपका ये कैसे था? अच्छा, कंपनी ने जो ये ₹2,88,800 जो आपका मॉडल का जो सेटअप कॉस्ट डिसाइड किया, वो ये सोचते हुए किया कि 9 महीने किसी एटीएम का मैच्योरिटी टाइम है, कि वो 9 महीने में इतना कंपनी वो एटीएम मैच्योर हो जाएगा कि वो 100 ट्रांजेक्शन से ऊपर करना चालू हो जाएगा। लेकिन उसमें हुआ क्या कि कंपनी को जो डाटा हम लोगों को मिला उसमें हमारे 60% जो कस्टमर्स थे वो बड़े फ्री होके काम कर रहे थे, नॉन सीरियस अप्रोच था उनका। उन्होंने एटीएम में कैश डाला नहीं डाला, मतलब जस्ट मतलब एक होता है ना, जैसे एक मान लीजिए आपकी अपनी दुकान है, आपको मन में आया तो आपने खोला, नहीं मन में आया तो नहीं खोला। तो उस तरह में क्या होता है कि आप अपने दुकान का तो नुकसान करते ही हैं, तो उसी तरह से, और प्लस हमारा ब्रांड वैल्यू का भी नुकसान हो रहा था। लोग हमारे एटीएम्स में, हिटाची के एटीएम से विजिट कर रहे थे तो पता चल रहा था कि एटीएम बंद है, तो मार्केट में ये एक नोशन जाता था कि भाई हिटाची के एटीएम में तो कैश ही नहीं होता, या हिटाची के एटीएम ऐसे बंद पड़े रहते हैं, है ना। तो प्लस आरबीआई के भी गाइडलाइंस हैं। आरबीआई अगर हम लोगों को आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है हम लोगों को अगर एटीएम्स लगाने का, तो उसमें हमारा एक ये है कि हम लोग उसमें प्रॉपर कैश मेंटेन करके रखिए अपने एटीएम्स में। क्योंकि गवर्नमेंट ने हम लोग को ये लाइसेंस दिया है कि हम टायर 2 और टायर 3 सिटीज में हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत गवर्नमेंट का टारगेट को पूरा कर सके। ठीक है। लेकिन जब उस परिस्थिति में देखा गया कि जो हिटाची के एटीएम्स हैं वो उसके फ्रेंचाइजी के द्वारा जो मापदंड है, उस सरकारी मापदंड है जो ये आरबीआई के द्वारा तय मापदंड है, उसके तहत नहीं चल रहे हैं। ठीक है। तो इसी के कारण अच्छा, हमने सपोज जैसे हम लोगों का जो रेंटल मॉडल था उसमें हम लोग क्या करते थे, शुरू के 1080 ट्रांजेक्शन तक ₹14 ₹4 देते थे, और इसमें हम लोग दे रहे थे ₹8.5। तो कंपनी जो वो एवरेज ट्रांजेक्शन से ₹3 कम दे रही थी, तो कंपनी का व्यू पॉइंट ये था कि सपोज अगर आप डेली के 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो महीने के 3000 ट्रांजेक्शन होंगे। तो अगर मैंने सपोज ₹3 कम दिया तो मान लीजिए कंपनी का ₹9,000 जो उसका रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है। और आपके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं आएगा, या आपको मैच्योरिटी टाइम भी मिल गया 9 महीने का, जिसमें आप अपने एटीएम्स को सुचारू रूप से खड़ा कर सकते थे। लेकिन लोगों ने इसका फायदा गलत तरीके से उठाया, और इनफैक्ट हम लोगों का मतलब हिटाची एक तरह से उसका ब्रांड वैल्यू का ये हो रहा था कि जहां पे लोगों के बीच में ये जा रहा था कि भाई हिटाची के एटीएम में तो पैसे नहीं रहते, या हिटाची के एटीएम हमेशा बंद रहते हैं। तो इस कारण से अब मान लीजिए, और लोग ऐसे थे कि मतलब पता चल रहा है कि महीने दिन एटीएम बंद है, 15 दिन एटीएम बंद है। अब कोई एटीएम 500 ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई एटीएम 1000 ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई एटीएम 200 ट्रांजेक्शन भी महीने के कर रहा है। तो इससे ना तो उस आदमी का भला हो रहा है, ना कंपनी का भला हो रहा है। तो कंपनी भी लॉस में है, वो आदमी भी लॉस में है, और बहुत अनप्लान तरीके से लोग इस एटीएम व्यवसाय में आ रहे थे। तो इस कारण से कंपनी ने उस मॉडल में परिवर्तन किया है अब आज के डेट में, और अब हम लोग का नया जो मॉडल है नॉन रेंटल मॉडल, वो गार्नेट मॉडल हो गया। जो टोपाज का प्लान था वो गार्नेट मॉडल में कन्वर्ट हो गया, और जो एमरेल्ड मॉडल था वो कन्वर्ट हो गया कोरल मॉडल में। अच्छा, यहां पे हम लोगों ने एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया है। बेंचमार्क क्या फिक्स कर दिया है कि आपके अगर हर महीने के में आपका कैश और नॉन कैश मिला के अगर आपका 2100 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तब उस परिस्थिति में 2100 के ऊपर में अगर होता है तभी आपको ₹8.5 ₹2 मिलेगा। अगर आप 2100 के नीचे आते हैं तो आपको विड्रॉवल में ₹6 मिलेगा, और नॉन कैश में आपको ₹2 मिलेगा। ये गार्नेट मॉडल हो गया। अच्छा, इसी का अगर आप लोग डिपॉजिट मॉडल में करेंगे तो वो कोरल मॉडल हो जाएगा, जिसमें 2,88,800 का सेटअप कॉस्ट लग रहा है। ठीक है। और उसमें आपको अगर आप 2600 इंक्लूडिंग ऑल, मतलब विड्रॉवल, नॉन कैश ट्रांजेक्शन और डिपॉजिट, ये तीनों मिला के अगर आपके 2600 से ऊपर हो रहे हैं तो आपको ₹8.5 ₹2 ₹8 मिलेगा, नहीं तो आपको ₹6 ₹2 ₹8 मिलेगा। अच्छा, अब कई लोगों का था कि सर आपने ये बेंचमार्क क्यों किया,
ये बेंचमार्क से तो हम लोग को नुकसान है। तो ऐसा है कि अब कंपनी आप लोगों को, ये कंपनी की पॉलिसी है कि हम आपको शुरू में बता देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि बीच में हम आपको फंसाएं, और हम चाहते हैं कि आप सोच समझ के हमारे साथ जुड़िए और फिल्टर क्राउड हमारे पास आए, लोग जो व्यवस्थित बिजनेस। अब ऐसा नहीं हो कि एक इलाके में मतलब 10 एटीएम खुल गया, कोई भी बिजनेस ही कर पा रहा है सही तरह से। अब इसमें क्या है कि बहुत सुलझे हुए लोग, बहुत सुलझे हुए बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ेंगे, और वैसे ही बिजनेसमैन जुड़ेंगे जो जानते हैं कि मेरे 2100 से ऊपर का ट्रांजेक्शन आएगा अगर मैं गार्नेट मॉडल लगा रहा हूं, और अगर मैं एमरेल्ड मॉडल लगा रहा हूं तो वो सोच विचार करके आएंगे कि मेरे 100 से ऊपर ट्रांजेक्शन होंगे, तभी वो प्लान करेंगे। नहीं तो मैं लोगों को सजेस्ट नहीं कि आप हाँ सुनील जी आप अपना हाँ सर, मेरे कुछ सवाल है। हाँ बिल्कुल पूछिए। जैसे अपन जो ये केस का काम करेंगे, अकाउंट से निकालना और एटीएम में लोड करना, तो इसके लिए कौन से बैंक की सर्विस बेस्ट है? देखिए म्यूट कर लिए आप, अगर आपके आसपास में एक्सिस या ऐसे बैंक है, अपना साउंड म्यूट कर लीजिए, हाँ ये मैं कह रहा था कि अगर आपके आसपास में एक्सिस बैंक है तो एक्सिस में आपको इंडियन के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, अगर या आईसीआईसीआई बैंक है तो वहां पे आपको एसआर के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं। ये आपको कोई किसी तरह का कोई अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल बैंक हिटाची आपको ऑथराइज करती है, और आप जो भी आपका मतलब दिन भर में रात के 12 बजे तक जो भी पैसे निकलते हैं वो पैसे का इंडेंट आपका, उस अमाउंट का इंडेंट आपका एक्सिस में है तो वो इंडेंट आ जाता है जो आप दिखा के पैसे बैंक से ले सकते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में करते हैं तो एसआर नंबर आ जाता है, वो एसआर नंबर दिखा के आप पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक आपके पास है तो सबसे अच्छा है, जहां पे आपको किसी तरह का कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये दोनों एटीएम बैंक्स नहीं है आपके आसपास में, तो वैसी परिस्थिति में फिर आपको अपना एक पर्सनल करंट अकाउंट खोलना पड़ता है, और वो ध्यान देना होता है कि वो टीडीएस एग्जेम्प्टेड अकाउंट हो, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉवल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 2 रुपया का टीडीएस एप्लीकेबल होता है अंडर 194N, और जिसने लास्ट 3 ईयर में अपने आईटीआर नहीं भरा है तो उनका 20 लाख के ऊपर में ही फिर आईटीआर एप्लीकेबल हो जाता है, ये टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। तो वैसे परिस्थिति में आप जब भी किसी करंट अकाउंट अपने किसी बैंक में खोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा, हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे लेकिन आप बैंक में जाके ये इंश्योर करेंगे कि आपका टीडीएस एग्जेम्प्टेड अकाउंट खुले, जो कि सेपरेट अकाउंट आप मेंटेन करेंगे हिटाची एटीएम चलाने के लिए, और वो व्हाइट लेवल एटीएम वेंडर अकाउंट होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप एसबीआई में खोलेंगे तो दिखेगा एसबीआई में 215 कोड में खुलता है, या किसी और बैंक में, यूनियन बैंक में भी अलग से कोड आता है, उसका एक सर्कुलर मैं आपको दे दूंगा, या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मैं डॉक्यूमेंट आपको दूंगा, जिस डॉक्यूमेंट दिखा के बैंक में आप एक सेपरेट कोड में, मतलब ये ध्यान देना होगा, आप बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन चालू करने से पहले आप बैंक में एश्योर कर लेंगे कि आपका कोड जो है वो एग्जेम्प्टेड कोड लग गया है, नहीं तो आप कल के डेट में ऐसा होगा कि आपने पैसे निकाल लिए और आपके टीडीएस कट जाएंगे, और टीडीएस कटने के उपरांत क्या होगा, फिर आपको फिर बाकायदा जब आईटीआर भरने का समय आएगा तो उसको आईटीआर रिफंड लेने का ये करना पड़ेगा जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ये अगर एक्सिस है और आईसीआईसीआई है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो किसी बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, और वो बैंक मान लीजिए अकाउंट जो भी है उसमें आपको टीडीएस एग्जेम्प्टेड अकाउंट खोलना पड़ता है। दूसरा बात, उस बैंक अकाउंट में किसी भी तरह का कोई अन्य ट्रांजैक्शन आप नहीं करेंगे, उसमें केवल हिटाची से पैसे आएंगे और आप अपने सेल्फ चेक से पैसे को निकालेंगे, और उसके अलावा ना तो उसमें किसी तरह के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ना तो किसी से पैसे ले सकते हैं, ना आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना गूगल पे, ना फोन पे, और ना उसका कोई एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। काफी लोग, क्योंकि अब इसमें आरबीआई क्या करती है, हम लोग की ऑडिटिंग करती है, और हमको क्या करना है,
आप अगर हिटैची में अगर कोई सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको हर महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट एंड ऑफ द मंथ में 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में देना पड़ता है। जैसे सपोज अगर अभी जुलाई खत्म हुआ है तो सारे जो हमारे फ्रेंचाइजी जो चला रहे हैं हमारा एटीएम, तो उनको अपना बैंक स्टेटमेंट, हमको अपना एटीएम में जाके एक ऑप्शन होता है स्टेटमेंट अपलोड करने का, वहां पे जाके उनको वो स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है। अच्छा, उसमें अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन नहीं होंगे तो संग संग आपका उसमें रिकॉन्सिलेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर दिया जाता है। वो रिकॉन्सिलेशन सर्टिफिकेट आपको जाके बैंक में हर महीने जमा करना पड़ता है, तभी आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं तो कल के डेट में बैंक आपका टीडीएस काट सकती है। अच्छा, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में किसी तरह के अन्य ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हिटैची भी आपका स्विच लेवल से आपका डीएक्टिवेशन कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजों को आपको फॉलो करना है आप जब भी बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। और अन्यथा आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक्सिस या आईसीआईसीआई को प्रेफर कर रहे हैं अपना एटीएम ऑपरेशंस के लिए। देवनाथ जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। सुनील जी कुछ और जानना चाह रहे हैं? देवनाथ जी कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? आप अपने बारे में बताएंगे मेरे को। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा जी, महाराष्ट्र में कहाँ से है? जालना। अच्छा ठीक है, अभी किस व्यवसाय में है आप? मेरा ऑनलाइन का बिजनेस है। अच्छा, सीएससी बिजनेस है, चलिए बढ़िया। तो इनफैक्ट चाहेंगे आप जैसे लोग जो हमारे जो व्यवसाय में पहले से हैं, चाहेंगे वो लोग, काम काफी जगह चल रहा है हमारा, 20-30 एटीएम मेरे महाराष्ट्र में भी लगे हुए हैं मेरे माध्यम से। और आवाज बराबर नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। बराबर नहीं आ रहा है आवाज। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए आ रहा है। हाँ, तो महाराष्ट्र में काफी जगह मेरा एटीएम लगा हुआ है। विपुल जी जो हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, तो कहाँ पे लगा वाला सर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भिवंडी में है। भिवंडी में लगभग मेरे 3 एटीएम चल रहे हैं थाने में। उसके बाद हमारा पुणे में भी है हमारा, फिर आपका मनवाड़ में है, मनवाड़ में भी 2-3 एटीएम चल रहे हैं। मैंने पहले आपको कांटेक्ट किया था सर मैंने। अच्छा। हाँ, 2 साल पहले किया था। तो अभी लगाया है कि आपने किसी के माध्यम से लगाया है एटीएम? हाँ लगवाया। एटीएम लगा आपका? कौन सा लगाया? ये वाला सीआरएम लगाया कि सिंपल एटीएम लगाया? सीडीएम। सीआरएम लगाया ना? हाँ ठीक है। हाँ ये वाला। अच्छा, ये तो ये है एनसीआर की मशीन, मतलब हाँ एनसीआर की। कौन सा मॉडल में लगाया है इसको आपने? तो 5 मॉडल में लगाया? डायमंड मॉडल। अच्छा, डायमंड 3,18,000 वाला मॉडल। हाँ बहुत अच्छा मॉडल था। 10 रुपए 2 रुपया। राइट। हाँ 10 रुपए, बहुत अच्छा मॉडल। अब तो बात शुरू में था। ये कितने ट्रांजेक्शन जा रहे हैं आपके? ट्रांजेक्शन 100 के आसपास होते हैं सर। 100 के आसपास। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? बाकी कुछ नहीं। कैबिन बनाए नहीं सर। हाँ सर, कैबिन नहीं बना के दिए। कैबिन बना के नहीं दिए उसको। तो आपने एसआईएस नहीं बोला था क्या? एसआईएस मॉडल नहीं था, शॉपिंग शॉप मॉडल नहीं बताया था उसको? लगाया था ना उन्होंने। उस वक्त उनके कोई आदमी आने वाला नहीं था, बाद में करेंगे बोले, हुआ ही नहीं बाद में। कौन है आपके मास्टर फ्रेंचाइजी? कौन है? ये सिंह। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ऐसे कितना दिन पहले हमको तो लगता है काफी 2-1.5 साल होगा अपने एटीएम अगर डायमंड मॉडल है। हाँ 2 साल मैंने आपके बात की थी ना 2 साल पहले। हाँ आपका कांटेक्ट नहीं हुआ तो। हाँ 2 साल पहले। हाँ वही मैं बताया कि 2 साल पहले अगर डायमंड मॉडल लगा होगा। भूपेंद्र सिंह थे वो। भूपेंद्र सिंह, हाँ वाराणसी के। कहाँ से पता नहीं मुझे। वाराणसी। चलिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं भी किसी तरह की परेशानी है तो हम लोग तो मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं अभी।
और हिटैची में भी सर्विसेज का दिक्कत नहीं आती होगी। हाँ, शुरुआत में हुआ था थोड़ा हाँ हाँ, ट्रांजेक्शन में। हाँ लेकिन अभी प्रॉपर आपको मिलता है। हाँ, अब बराबर है। दूसरा मशीन लगवाना है मुझे और ये ट्रांजेक्शन में। लेकिन अभी प्रॉपर आपको मिलता है। हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलिए। दूसरा एक मशीन लगवाना है और बिल्कुल, चलिए, कभी भी अगर कुछ जरूरत महसूस करते हैं तो मुझको संपर्क कर सकते हैं, है ना। मेरे कलीग का नंबर संजय है, उनका नंबर 7 नंबर भेज भी देता हूँ आपको चैट पे। नंबर भेजते। हाँ, 8777 एक मिनट लिख के लेता हूँ, लिख के लेता हूँ। लिख लीजिए। 8888 8777 8877 6845 6845 75। 75। संजय। है 91231419। लैंडलाइन क्या? नहीं, 91231 9123 41 41987। 987। ओके, ये नंबर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके। मतलब थोड़ा सा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी में एक्सप्लेन कर दूं जरा। तो मैंने बताया कि जैसे कंपनी ने क्या किया, वो बेंचमार्क सेट किया, ठीक है। थोड़ा सा ये समझने के लिए जरूरत है, लोगों को लगा कि ये बेंचमार्क क्यों सेट किया गया, इससे हम लोग को नुकसान है। देखिए, होता क्या है ना, अगर आप किसी वैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पे आपको टारगेट ओरिएंटेड काम कराया जा रहा है, तो वो आपके आगे के लिए बेहतर है। आपको लगता है कि जैसे कंपनी ने बेंचमार्क सेट किया, तो आप ये भी तो सोचिए कि वो 2100 ट्रांजेक्शन होगा तो आपको उसकी इनकम भी तो मिलेगी ना 10 रुपए के, मान लीजिए 8.5 रुपए के हिसाब से। अगर आप मान लीजिए 500, 100 और 200, 1000 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ना तो उससे आपका लाभ है, ना तो कंपनी का लाभ है। तो कंपनी अब चाहती है कि हम वैसे लोगों के साथ जुड़े जो कि खुद भी पैसे कमाएं और कंपनी भी उसके माध्यम से, क्योंकि जब आप मान लीजिए आपके ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं तो उसका नुकसान आपको भी होता है और कंपनी को भी होता है, ठीक है। तो हम कल के डेट में आपके 2,29,800 रुपए लगवा लें या 2,88,800 रुपए लगा लें और आपके ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि चलो मेरे को बेंचमार्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको तो अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है ना। आप अपना समय दे रहे हैं, आपने पैसा दिया है और आपकी इनकम नहीं आएगी। इससे अच्छा जब आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो सोच विचार करके आप आए, ये मान के आए कि आपका इतने ट्रांजेक्शंस होंगे, तभी आप एटीएम लगाने के विषय में सोचें। अगर आपको लगता है कि मेरे ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ये कंपनी नहीं चाहती है कि आप इस व्यवसाय में आप एंटर करें और अपना नुकसान करें, अपने समय का नुकसान करें, है ना। आप पहले, अच्छा, अगर सपोज आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरे को ट्रांजेक्शन क्या आएंगे, तो आप इससे अच्छा रेंटल मॉडल में आ जाएं। तो रेंटल मॉडल में हमारा क्या है, हमारा आपका 50,000 आपका अपफ्रंट चार्ज है, जिसमें कि 9,000 रुपए आपका जीएसटी लगता है, तो 59,000 हो गया, और 50,000 आपका रिफंडेबल अमाउंट है, तो टोटल आपका 1,09,000 लगा। अच्छा, उसमें 1,010 ट्रांजेक्शन तक आपको शुरू के 1,010 ट्रांजेक्शन जो होंगे उसमें आपको विड्रॉवल पे 13 रुपए मिलेंगे और 2 रुपए आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन में मिलेगा। मतलब अगर जो भी कैश और नॉन कैश मिला के, मान लीजिए एक आदमी आया, उसने विड्रॉवल किया, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। फिर दूसरा आया, उसने मिनी स्टेटमेंट निकाला, ये दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। मतलब 1,010 ट्रांजेक्शन के अंदर में जो विड्रॉवल होगा उसका आपका 13 रुपए मिलेगा, और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगा उसका आपको 2 रुपए मिलेगा। 1,010 के ऊपर में आपको 10 रुपया और 2 रुपया मिलेगा। हेलो हेलो, हाँ दुर्गे जी, मैं थोड़ा एक मीटिंग में हूं, मैं थोड़ा सा बात करता हूं, ठीक है ना, समझ गए। तो आप उस कंडीशन में आपको, अच्छा, 1,09,000 लगा। अब आपका मान लीजिए एक एवरेज ट्रांजेक्शन मान के चला जाए कि आपको 10 रुपया मिल रहा है, तो अगर आप डेली के, अगर मान लीजिए अगर आपके पास 100 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं और आपका मान लीजिए आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ मंथ आपको 2,000 हुए, तो 20,000 रुपया आया। तो इसमें से आपका मेंटेनेंस कॉस्ट काट के 9,999 रुपया, बाकी पैसे आपको मिलेंगे। मान लीजिए 20,000 आया तो 10,000 रुपया काट के 10,000 रुपया आपको मिला।
अच्छा, आपको लगा कि मान लीजिए ठीक है मेरे मतलब उम्मीद के हिसाब से मेरे ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, तो आप कल के डेट में बंद भी करते हैं, तो आपको मान के चलना होगा, शुरू में ये दिमाग में लगा लेना होगा, मैं अब हर एक को एक्सप्लेन करता हूं कि जो आप 1,09,000 दे रहे हैं इसमें से 95,000 आपका नुकसान जाएगा, आपको 14,000 ही वापस मिलेंगे। तो आप ये दिमाग में लगा, आप शुरू में ये मेंटली प्रिपेयर होकर चलें कि अगर मेरा एटीएम नहीं चला या मुझे उम्मीद के हिसाब से पैसे नहीं आएंगे या ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, तो आप आसानी से 1 लाख रुपए का नुकसान करके एग्जिट कर सकते हैं बिजनेस में। लेकिन अगर आप मान लीजिए नॉन रेंटल मॉडल लगा रहे हैं 2,29,800 का या 2,88,800 का, तो टोपाज मॉडल में आपका नुकसान जाएगा 1,65,000 का, आपको मात्र 64,600 रुपए ही वापस मिलता है। और अगर आप 2,88,800 का मॉडल लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका 2.25 लाख रुपए का नुकसान होता है। अगर आप एग्जिट करते हैं तो कंपनी आपको 64,600 रुपया ही देती है। ठीक है, तो इसी के कारण अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप रेंटल मॉडल लगा के, अच्छा कई लोगों को लगता है सर मेरे को ये 10,000 रुपए लग रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप अगर टोपाज मॉडल लगा रहे हैं तो 2,29,800 रुपए लग रहा है, तो आप 1,20,000 रुपए वहां पे ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर 1,20,000 रुपए आपके पास रहता है तो आप उस 1,20,000 से आसानी से 30 ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। तो 30 ट्रांजेक्शन मतलब महीने का 900 ट्रांजेक्शन और 10 रुपए का एवरेज मतलब 9,000 रुपया। तो जो 1,30,000 रुपया आप कम दे रहे हैं उसी से आप अपना रेंट निकाल सकते हैं। जो आपने टोपाज मॉडल लगाने में मान लीजिए 2,29,800 रुपए लग रहा है आपका, और यहां आपका 1,09,000 लग रहा है, मतलब 1,20,000 कम में लग रहा है। तो अगर मैं 4,000 का भी टिकट साइज पकड़ूं आपके ट्रांजेक्शन का, तो आप आसानी से 30 ट्रांजेक्शन ले सकते हैं 1,20,000 में महीने के, डेली के। अगर 1,20,000 में आप आसानी से 30 ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, तो 30 मतलब 30, अगर 30 दिन में 900 ट्रांजेक्शन आएगा, तो 900 ट्रांजेक्शन में अगर आपने 10 रुपए का एवरेज जोड़ा तो 9,000 रुपए आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ रहा है वो पैसा आप उससे 1,20,000 से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑनेक्स मॉडल हो गया, इसको हम लोग ऑनेक्स मॉडल बोलते हैं, जिसमें केवल विड्रॉवल हो सकता है। और अगर इसी का आप अगर मान लीजिए 1,09,000 का अगर आप ये ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका क्वार्ट्ज मॉडल है, जिसमें कि आपको 1,310 ट्रांजेक्शन तक आपको 14 रुपया विड्रॉवल का, 4 रुपया आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन का और 13 रुपया आपका डिपॉजिट का मिलता है। और 1,310 के ऊपर में आपको 10 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया। लेकिन इसमें आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट, वो आपको 14,500 लगता है। तो आप अगर सीआरएम मशीन ले रहे हैं रेंटल मॉडल में, तो उसी परिस्थिति में सीआरएम मशीन ले अगर आप उस डिपॉजिट का बेनिफिट उठा सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल विड्रॉवल मशीन ले, अगर आपके आसपास में यूनियन बैंक, कैनरा बैंक नहीं है और आप डिपॉजिट का लाभ नहीं ले पाएंगे, तो उस परिस्थिति में आप सिंपल विड्रॉवल मशीन ही लगाएं। अगर आप डिपॉजिट का बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आपके पास मनी ट्रांसफर का बिजनेस है, आपके पास सीएमएस कलेक्शन का बिजनेस है, और जहां पे आपके पास कैश कलेक्शन आता है मार्केट से, तो उस कैश को आप अपने एटीएम में जमा करके अपने, क्योंकि जो एटीएम में पैसे जमा करते हैं आपके पास इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो वहां से आप अपने आराम से मनी ट्रांसफर का जो ये करना है, तो अगर डिपॉजिट का चार्ज भी कटेगा तो आप मनी ट्रांसफर के बिजनेस से पैसे कमाएंगे। आप पर ट्रांजेक्शन अगर पर 50,000 50 रुपीज भी कमाते हैं तो आप आसानी से आपको एक एडिशनल बेनिफिट आपका आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप कैश सीएमएस कलेक्शन करते हैं या फिर मनी ट्रांसफर बिजनेस में है, तो उनके लिए सीआरएम मशीन का प्लान काफी अच्छा है। या फिर आपके पास पब्लिक्स हैं जहां पे आपके पास यूनियन बैंक के अकाउंट होल्डर हैं या कैनरा बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, तभी आप क्वार्ट्ज मॉडल में जाएं। ठीक है, अन्यथा आप सिंपल मशीन लगाएं जिसमें केवल विड्रॉ हो सकता है, और वहां पे आपका मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 9,999 रुपया है। ठीक है, तो ये एक 4 मॉडल है जो मैंने आपको बताया, और इन चारों मॉडल में से कोई भी मॉडल आप प्रेफर कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, देवनाथ जी या नसीम जी, आप कुछ इन विषयों के बारे में पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ ये मॉडल्स के बारे में समझना चाहते हैं तो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर सीआरएम मशीन में कौन कौन सा बैंक डिपॉजिट होता है सर? आपका कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इक्विटास बैंक है, ये 3 बैंक लाइव हैं आज के डेट में जिनके डिपॉजिट्स हो रहे हैं। मेनली आप मान के चले यूनियन बैंक, चूंकि इक्विटास बैंक तो हर जगह अवेलेबल होता नहीं है, तो यूनियन बैंक और कैनरा बैंक मान के चले। हाँ, एसबीआई की टेस्टिंग चल रही है, मैं समय नहीं दे सकता हूँ कि कब तक चालू होगा, लेकिन वो ये हो सकता है कि वो चालू हो जाए। समय नहीं दे सकता हूँ। हेलो, हाँ बताइए नसीम जी।
सर बोल रहे थे जैसे ज्यादा भी ट्रांजेक्शन होगा तो दिक्कत नहीं होगा, है ना, आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दिक्कत कभी नहीं होगा अगर आप सरकारी मापदंड या जो तय दिशा निर्देश है उसके हिसाब से काम करें। जहां पे भी आप सरकारी मापदंड को मैनिपुलेट करते हैं वहां पे दिक्कत आती है। और जब आप मेरे साथ काम कर रहे हैं या हिटाची के साथ काम कर रहे हैं तो हिटाची आपको गलत करने का मौका ही नहीं देती है। जी हम लोगों ने खुद ही इतने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं या हिटाची ने इतने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं कि आप मतलब चाह के भी गलत नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी नहीं फंसेंगे हिटाची के साथ। हाँ, किसी और कंपनी में अभी कई लोग मेरे को बोलते हैं सर हम लोग स्टेट एटीएम, आपको पता होगा स्टेट एटीएम में लोग, अरे सर वहां तो 10 ट्रांजेक्शन हो जाता है मेरा एक कार्ड से, आप लोग 5 ही ट्रांजेक्शन देते हैं। तो हिटाची ने आप फिर एक महीने में एक कार्ड के ऊपर हम लोगों ने लिमिट्स भी सेट करके रखा है कि एक महीने में एक कार्ड से 30 ही ट्रांजेक्शन हो पाता है। तो जो आदमी अपना मैनिपुलेटेड ट्रांजेक्शंस करते थे या रिपीटेड ट्रांजेक्शन करते हैं वो हिटाची में हो ही नहीं पाता है। तो हम लोगों ने वो उस तरह का गलत का जो कारोबार करने वाले लोग थे उनको हम लोगों ने फेज आउट कर दिया, बाहर निकाल, मतलब सिस्टम से निकाल लिया, क्योंकि हिटाची का सिस्टम ही वैसा है। अब लेकिन कोई और वेंडर्स हैं वो उस चीज को लिबर्टी दे रहे हैं, इसी के कारण स्टेट एटीएम का लाइसेंस रिवोक हो गया। स्टेट एटीएम का लाइसेंस क्यों रिवोक हुआ? क्योंकि वो गलत काम में लोगों को प्रेरित कर रहे थे या वो लिबर्टी दे रहे थे अपने फ्रेंचाइजी को गलत काम करने का। लेकिन हिटाची हम लोगों को लिबर्टी नहीं देती है और ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बैंकिंग प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको गलत काम करने का किसी भी तरह का छूट देता हूं तो मतलब मैं आपके लिए अच्छा, मतलब आप मेरे को मतलब अच्छा मत माने, हो सकता है अभी आपको अच्छा लग रहा है लेकिन कल के डेट में वो आपके लिए नुकसानदायक है। अभी मेरे कुछ हमारे एक फ्रेंचाइजी थे, वो हमसे भी वो एटीएम ले रहे थे, तो वो एक्चुअली उसके पास अनलिमिटेड कार्ड पड़ा हुआ था। तो वो क्या किया, वो हिटाची के एटीएम उसने जाके ट्राई किया, तो अब हिटाची के एटीएम में उसको 5 ही ट्रांजेक्शन हुए। अच्छा, वो फिर दूसरा भी टाटा इंडिकैश के एटीएम में जाके ट्राई किया, उसको 10 ट्रांजेक्शन हो गए। अब उसने बोला कि नहीं मैं हिटाची का एटीएम नहीं लूंगा, मैं तो टाटा इंडिकैश लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा कार्ड जो है ना वो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन वाला काम कर रहा है, आपके यहाँ नहीं काम कर रहा है। तो भैया हम नहीं चाहते ऐसे लोग हमारे साथ आए भाई। हम अल्टीमेटली मैं मानता हूं कि मेरा सिस्टम अच्छा था कि उस तरह के जो मैनिपुलेटेड ट्रांजेक्शन करने वाले लोग फेज आउट हो गए, वो नहीं आना चाह रहे हैं मेरे साथ। हम नहीं चाहते कि वैसे लोग हमारे साथ जुड़े जो गलत गतिविधि में ये गलत तरीके से कारोबार करके मतलब अपना घर के कार्ड को यूज करके पैसे कमाना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि अब बैंकिंग चैनल बहुत स्ट्रांग हो गया है। अगर हिटाची में आप मैनिपुलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको उसका कमीशन पे आउट नहीं मिलता है। हम लोग शुरू से सबको बोलते हैं कि आप पब्लिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, उसमें आप अपने पब्लिक को सुविधा देने की कोशिश कीजिए, उनको आप हमेशा अपने एटीएम में प्रॉपर कैश रखिए, है ना। वही आपका मूल मंत्र है एटीएम में ट्रांजैक्शन लेने का। आपके सामने आपके देवनाथ जी बैठे हुए हैं, आज देवनाथ जी 2 साल से एटीएम चला रहे हैं। देवनाथ जी आप बताएं मेरे को, आपका एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है, पब्लिक अगर प्रॉपर कैश रखेंगे तो आपको आपके पास कस्टमर आते हैं कि नहीं आते हैं? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बताइए। हाँ अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। मेरे पास 10 किलोमीटर के कस्टमर आते। 10 किलोमीटर से सोचिए, क्यों? क्योंकि आपके एटीएम में हमेशा कैश रहता है। राइट। देखिए एटीएम बिजनेस जो है वो परसेप्शन बिल्डिंग का है गांव के इलाकों में। देखिए अच्छा, अभी एटीएम व्यवसाय देखिए लोगों का शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि कभी भी कोई बिजनेस आदमी प्लान करता है तो वो उसको डाउन द लाइन 5 ईयर सोच के चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा नई दिशा निर्देश जो आया है उसमें लोग अगर बैंक में जाके ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनको ज्यादा कॉस्टली होगा। अगर वो एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन करेंगे तो कॉस्टली नहीं हो उसका, क्योंकि बैंक में कर दिया एसबीआई ने कि अगर आप 4 ट्रांजेक्शन से ऊपर करते हैं तो उसके बाद आपको प्रति 1000 5 रुपए कटेगा। लेकिन एटीएम में पैसे जाके निकालेगा तो एटीएम अगर वो वहां पे हो सकता है कि 150 रुपए तक का चार्ज कर सकता है उसका। तो एटीएम में पैसा निकालना अब कॉस्ट इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू विजिटिंग अ बैंक टू डू ट्रांजेक्शंस। इवन जो डिपॉजिट भी करते हैं ना उसमें भी अब आपको एटीएम में पैसा जमा करना ज्यादा सुविधाजनक होगा, यद्यपि आप बैंक में जाके पैसे जमा करें, ठीक है। तो अच्छा, एक अच्छी न्यूज ये भी है कि एसबीआई की टेस्टिंग चल रही है,
तो हम हो सकता है कि एसबीआई भी किसी आने वाले समय में बहुत जल्दी लाइव हो जाए, जहां पे लोग एसबीआई के कस्टमर हमारे सीआरएम मशीन्स में विजिट करके पैसे जमा कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा चेंज होगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि एक तरफ कस्टमर पैसे जमा करेगा, दूसरी तरफ कस्टमर पैसा निकालेगा, आपको पैसे जमा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसबीआई का रीच, उसके कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, हर जगह उसका कस्टमर बेस है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ग्रामीण हो या जो भी हो, वो लोग आपको, उसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। तो हमारे एटीएम में कैश की आपूर्ति आसानी से कस्टमर के माध्यम से ही आ जाएगी, और दूसरे आदमी निकालने वाले भी होंगे। तो आने वाले समय, अच्छा अभी ग्रामीण इलाकों में क्या है कि जो अंगूठा लगा के पैसे निकालने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो जैसे जैसे मोबाइल का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लोगों में मतलब डिजिटल लिटरेसी आ रही है लोगों के अंदर कुछ, तो वैसे वैसे लोग एटीएम में ट्रांजैक्शन करना ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं। जो आदमी जैसे ग्रामीण जब नहीं समझता है तो उसको जाके सोचता है कि चलो भाई मैं अंगूठा लगा के पैसे निकालूंगा, लेकिन वो थोड़ा पढ़ लिख जाता है या उसको जानकारी हो जाती है तो सोचता है कि मैं अपना एटीएम कार्ड लगा के पैसे निकालूं, उसको प्राइवेसी का बोध हो जाता है। तो आने वाले समय में हम लोग अभी शिफ्ट देखेंगे जहां पे लोग एईपीएस ट्रांजैक्शन को छोड़ के एटीएम ट्रांजैक्शन की ओर शिफ्ट करेंगे ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में लोग एटीएम ट्रांजैक्शन को छोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं। तो अभी ग्रामीण इलाकों में मैं एटीएम व्यवसाय को आने वाले 5 से 10 साल तक काफी अच्छा मानता हूं अभी के समय में, क्योंकि वहां पे लोग एईपीएस ट्रांजैक्शन को छोड़ के एटीएम ट्रांजैक्शन की ओर शिफ्ट करेंगे, और आने वाले समय में फिर जब धीरे धीरे लोगों का लिटरेसी बढ़ता चला जाएगा, अभी तो लोग ग्रामीण इलाकों में इतने डिजिटली लिटरेट नहीं है कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर ले, वो गूगल पे के माध्यम से कर ले, वो फोन पे के माध्यम से कर ले, वो नहीं, वैसा नहीं अब स्थिति आई है। हाँ, शहरी इलाकों में वो शिफ्ट आएगा, शहरी इलाकों में एटीएम चलाना हो सकता है कि इतना लाभदायक ना हो जितना कि ग्रामीण इलाकों में है। जैसे आपका जो इलाका है नसीम जी, बहुत अच्छा आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपके यहां आसानी से एटीएम पहले महीने से 100 मतलब ट्रांजैक्शन पार कर जाना चाहिए प्रतिदिन का, वहां पे हमको काफी अच्छी उम्मीद है आपके यहाँ एटीएम ट्रांजैक्शंस की। लेकिन मतलब अभी हम ग्रामीण इलाकों में जितने भी ब्लॉक टाउन्स हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक टाउन्स हैं किसी भी स्टेट के, वो बहुत ही प्रोस्पेक्टिव बेल्ट है एटीएम लगाने के लिए। और एटीएम का व्यवसाय आप समझिए, आप तो काम कर रहे हैं देवनाथ जी, आपका एक्सपीरियंस भी होगा उसमें। मेरा जो मानना है, आप मुझको सही करें अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं, लगभग 3 से 4% का मतलब इंटरेस्ट का आता है, जो भी पैसा आपका लगा है उसमें 3 से 4% ब्याज छूट जाता है आपका। छूटता है कि नहीं छूटता है? आपकी महीने की कितनी आमदनी आ जाती है बताएं देवनाथ जी। सर मेरा 4 लाख तक ट्रांजेक्शन 2 दिन का ट्रांजेक्शन हुआ है। हाँ, 4 लाख का ट्रांजेक्शन होता है। हाँ, और महीने का इनकम कितना आ जाता है? 20 या 25 तक जाता है। अब सोचिए 4 लाख रुपया पूंजी लगा आपका, है ना, 3 लाख रुपया आप और जोड़ दें, है ना, तो 4 और 3 7 लाख रुपए का पूंजी लगा, और 20 से 25,000 आ गया, तो मतलब 3% के ब्याज का धंधा हुआ ना। 3% आपके कैपिटल का मिल रहा है। दूसरी बात, आपका कैपिटल, आपका अच्छा डेट इन्वेस्टमेंट पोर्शन कितना है? मान लीजिए आज के डेट में कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाता है, या कोई परचून की दुकान खोल के बैठता है, या कोई भी और चीज करता है, तो अगर आप बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तो उसमें आपका डेट इन्वेस्टमेंट का पोर्शन कितना ज्यादा है? आपका 50% पैसा आपका डूब जाता है, 50% पैसा ही वापस निकलता है। लेकिन एटीएम व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जहां पे आपका 80:20 का रेशियो है। लगभग आपका 80% 85% पैसा बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो तो लिक्विड कैश है जो आप एटीएम में डेली डाल रहे हैं, वो हार्ड कैश आपके पास बाहर आ गया। और कम मान लीजिए जैसे आपने सपोज हमारे साथ रेंटल मॉडल लगाया 1,09,000 का, आप 9 लाख रुपए डेली एटीएम में डाल रहे हैं। अगर किसी वक्त आप एग्जिट भी करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए का नुकसान गया, बाकी पैसे तो आपके हाथ में ही है। ठीक है। और आप किसी भी परिस्थिति में, मैंने देखा है, अगर आप सीरियस बिजनेसमैन की तरह, मैं लोगों को कहता हूं कि आप 10 घंटे की नौकरी जो करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच के ये व्यवसाय करता है कि मैं 10 घंटे की नौकरी करूंगा और 10 लाख रुपया लेके करूंगा, तो वो आसानी से 35 से 40 हजार रुपया कमा सकता है। क्या देवनाथ जी मैं सही हूं? क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं। राइट।
मतलब जो भी व्यक्ति अगर किसी के एटीएम से, मान ली सपोज ठीक है ट्रांजेक्शन कम आ रहे हैं, तो आप 10 लाख रुपए की जगह आपका 5 लाख रुपया निकल रहा है, तो 5 लाख रुपए निकल रहा है तो 20,000 रुपये आपकी आमदनी होगी। मेरे शॉप के बाजू वाइन शॉप है, तो वहाँ का ट्रांजेक्शन जो बहुत कम रहता है, हाँ 100 से 500 तक, मुझे 100 क्या ज्यादा नहीं लगता। हाँ आप यही सोचिए, मतलब वही मैं बोल रहा हूं। अब इनका क्या है, अच्छा अगर आप वैसे इलाकों में जा रहे हैं जहां पे टिकट साइज छोटा है, तो आपका आरओआई और बढ़ जाता है। अगर सपोज आपको इस बिजनेस में, एटीएम बिजनेस में और अच्छा लाभ होगा अगर आपका टिकट साइज छोटा है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके बगल में वाइन शॉप है, तो लोग 100 रुपए 200 रुपए निकालने वाले लोग आ रहे होंगे ज्यादा, क्योंकि उनको पौवा लेना है तो 200 रुपए निकाला, जाके पौवा लेके आ गए। बस स्टैंड में आप जाएं, या अगर मान लीजिए जहां पे बच्चे रहते हैं, ज्यादातर हॉस्टल्स हैं, है ना, कोई भी हॉस्टल जहां पे है वहां पे, जहां हाँ, तो वहां पे टिकट साइज छोटा होता है। तो टिकट साइज छोटा होने पे क्या होता है, आप एक सिंपल एग्जांपल मान लीजिए आपके एटीएम में 2000 के 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आपकी पूंजी कितनी लगी, 2 लाख रुपए। आमदनी क्या हुआ आपका, मान लीजिए अगर आपने आपका 8.5 रुपए का 850 रुपया मिला, अगर आपका टिकट साइज 4000 का है तो पूंजी लग गई 4 लाख रुपए और आमदनी वही 850 रुपया हो गया। तो जितना छोटा टिकट साइज है, मान लीजिए आप बस स्टैंड के में आपका है। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, लोग सोचते हैं कि मैं घर में मेरी दुकान है तो मैं वहीं पे एटीएम चला लूंगा। गलत है मानसिकता। आप अच्छी दुकान का चयन करें, आप 2000 रुपया 1000 रुपया ज्यादा रेंट पे कर दें, रेंट विषय नहीं है, आपके ट्रांजेक्शन अच्छे आने चाहिए, आपका टिकट साइज छोटा हो जाएगा, आपको अच्छे क्योंकि होता क्या है, कौन से घर से पैसे लग दे रहे हैं आपको। अगर कोई सोचता है कि मेरे को रेंट लग गया, तो सपोज आपको 30 ट्रांजेक्शन आप ज्यादा आ गए, अगर आप किसी अच्छे इलाके में चले गए तो आपको 20 ट्रांजेक्शन भी अगर ज्यादा आ गए तो महीने के 600 ट्रांजेक्शन आ गए। तो 600 ट्रांजेक्शन का अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से दिया तो 6000 रुपए तो आपको उसी से मिल गया। कौन सा घर से पैसे दे रहे हैं आप। तो आप ज्यादा अच्छा है कि अपनी घर की दुकान को भाड़े पे लगा दीजिए किसी दूसरे को, और आप एटीएम जब भी लगाएं तो अच्छे इलाके में लगाएं जहां पे आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा मिल सके, ना कि उस चीज को प्रेफर करें कि मेरे घर की दुकान है। हाँ घर की दुकान में फायदा होता है, बचत है, लेकिन बट उसमें आपको ये अच्छी जगह पे अवेलेबल होना ज्यादा जरूरी है। जो आपका बिजनेस प्लेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही बिजनेस प्लेस को चुने। जैसे आज के डेट में मान लीजिए देवनाथ जी का, मान लीजिए ऑनलाइन का काम है, तो इनके यहाँ लोगों की भीड़ है, तो सही जगह है, आप पहले से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है। आज नसीम जी आपकी भी दुकान बहुत अच्छी दुकान है, आप पहले से लोगों के बीच में मौजूद है और बहुत अच्छा प्लेस है और आप अच्छे ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। आप लोग और कुछ जानना चाहेंगे। अच्छा आपके पैसे कहाँ आते हैं देवनाथ जी, आप बैंक के माध्यम से पैसे लेते हैं कि क्या करते हैं। कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, बहुत अच्छा बात है, कैनरा बैंक है आपका। तो आप वो अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, मंथली बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, देते हैं। हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हिटैची इन चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहती है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। आप केवल हिटैची के पैसे आएंगे और आप उसको अपने सेल्फ चेक से निकालेंगे। अगर आपके किसी परिवार के अन्य सदस्य जाके पैसे को निकालते हैं तो उस कंडीशन में आप इंडिमिनिटी बॉन्ड साइन करके जमा करेंगे, ठीक है। हाँ आपको ये आरबीआई के गाइडलाइंस को मेंटेन करके ही अपने कारोबार को करना है, क्योंकि आप एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। आपको आरबीआई कटा था, किसका अकाउंट में से कुछ पैसा कटा था 20 मिनट, वो वापस कब कितने समय कटा था, कितने देर पहले कटा था। 2-3 बार कटा था शुरुआत में, तो अभी वापस रिटर्न कर दिए उन्होंने बैंक वाले ने। अच्छा बैंक कर दिया ना वापस, आपने डॉक्यूमेंट देंगे तो वापस कर देंगे वो लोग, ठीक है। बैंक वाले नहीं वापस करेंगे। तो कौन सा अकाउंट नंबर जो अकाउंट खोलना पड़ता है, आप बोले थे ना कोई नंबर से, तो कौन सा रहता वो। कैनरा बैंक का, कैनरा बैंक में कोई सर्कुलर, वो लोग क्या करते हैं अपने जो रीजनल ऑफिस है, लोग यहाँ से लिख के देंगे, उसका कोड वो लोग डालेंगे वहां पे, उसमें कोई पर्टिकुलर कोड नहीं है, उसमें वो लोग एग्जाम्पशन में उसको डालते हैं। जैसे स्टेट बैंक में क्या है 215 का कोड है, पर्टिकुलर कोड है, यूनियन बैंक में भी पर्टिकुलर कोड है, ठीक है। लेकिन कैनरा बैंक क्या करता है, अपना बैकएंड से उसका रीजनल ऑफिस उसको उसका अकाउंट को एग्जेम्प्ट करता है। आप जब यहां से देंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपना ये लोग अपने रीजनल ऑफिस को भेजते हैं और उसका रीजनल ऑफिस उसको ये करता है। सेंट्रल बैंक भी वही करता है।
आप HDFC करेंगे तो HDFC भी क्या करता है कि आप डॉक्यूमेंट जो देंगे वो उसको अपना मतलब ये जोनल टीम को भेजेगा, वहां से वो एग्जेम्पशन होता है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर किसी को भी, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, हाँ व्हाट्सएप पे मैं इस नंबर पे अवेलेबल हूँ 9801005212, किसी भी तरह की कोई जानकारी कभी भी लेनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर मेरा फॉरवर्डेड रहता है मेरे स्टाफ के पास में, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के मेरे को कोई भी जानकारी ले सकते हैं। प्लस मेरा वेबसाइट है अपनाatm.com, ठीक है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक ऐप भी लॉन्च किया है एटीएम खाता, जहां पे आप जो भी अपने मशीन में कार्य कर रहे हैं उसका आप एटीएम खाता को आप लोड करके वहां पे जब पैसे लोड करते हैं तो उसमें जाके आप उसको सेव कर सकते हैं, और आपको अकाउंटिंग करने में बहुत सुविधा होगी वो एटीएम खाता ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की कोई जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं कभी भी ले सकते हैं, और इस तरह के सेशंस में करता रहूंगा जहां पे आप किसी भी तरह की कोई मदद मुझसे चाहते हैं तो 1-to-1 डिस्कशन करके कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक्स। हेलो। हाँ बोलिए नसीम जी। हाँ सर, बोल रहे थे ये कि डिपॉजिट में जो मिलेगा कमीशन, वो मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर मिलेगा ना प्रत्येक बार मिलेगा? उसमें जितने ट्रांजेक्शन होगा उतने में मिलेगा, जितना ट्रांजेक्शन है। केवल आपको ये देख लेना है कि जिस बैंक के माध्यम से भी आप ये कर रहे हैं वो बैंक वाला क्या चार्जेस काट रहा है। उसमें चार्ज भी कटता है क्या सर डिपॉजिट में? हाँ, बैंक टू बैंक वरी करता है। बैंक के ऊपर आप यूनियन बैंक में ये मैंने बताया था ना, यूनियन बैंक में कोई एक अकाउंट होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो वो आप जानकारी बैंक के माध्यम से ले लेंगे आप लोग। एक जैसे पहले से मेरा है ऑलरेडी कैनरा बैंक का करंट अकाउंट है, उसमें उससे करेंगे बिजनेस तो दिक्कत नहीं ना आने वाली है जैसे पहले से? कोई दिक्कत नहीं। वो यूनियन बैंक का भी खुला लेंगे जो आप बोले थे ना। मैंने बताया था हम लोग एक्सिस बैंक में इंडेंट अकाउंट खोल देंगे जो कि आपका सेटलमेंट अकाउंट रहेगा, और कैनरा बैंक का जो आपका पहले वाला अकाउंट है उसको आप अपने डिपॉजिट के लिए यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कैनरा बैंक को अपना सेटलमेंट अकाउंट नहीं बनाइएगा। नहीं, उसमें नहीं बनाएंगे, उसमें ओनली फॉर डिपॉजिट। हम लोग आपका इंडेंट का अकाउंट करेंगे, आपका एक्सिस इंडेंट, ठीक है, भले ही दूर है तो वो आपको जब भी कभी एक्स्ट्रा पैसा हुआ जब आया तब जाना पड़ेगा, ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं। वैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, काहे कि हमेशा हमको है ना बैंक में ही जमा करना पड़ता है पैसा। हाँ, तो बस इसी माध्यम से अपना कारोबार चलता रहेगा। यही हमको डाउट लगता है, ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो दिक्कत नहीं होगा इसकी। कोई दिक्कत नहीं, कितना भी काम कीजिए ना, मेरे साथ तो लोग जुड़ के काम कर रहे हैं ना। बस जो पहले से जो मेरा अकाउंट है तो उसमें कुछ और कराना नहीं पड़ेगा, कोड कराना पड़ता है, वो सब कुछ कराना नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं वो ये तो डिपॉजिट ले रहे हैं ना, आप तो विड्रॉल लेंगे ही ना, उससे तो जहां विड्रॉल लेंगे वहां ना करवाना पड़ेगा। अगर उसको सेटलमेंट अकाउंट बनाने की सोचेंगे तब करना पड़ेगा ना। नहीं, डिपॉजिट ओनली फॉर डिपॉजिट लेंगे तो वल्ला फिर क्या दिक्कत है? ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।